हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 21 अक्टूबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों, खास बात क्या है कि हम वो करंट अफेयर आपका कवर कर देंगे जो आपको हर एग्जाम में आपको मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये किस तरह से कवर होगा? आपको डेली सेक्शन मिलेगा। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। उसमें आपको 3 तरह के सेम सेक्शंस मिलेंगे। हर हफ्ते आपको डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि क्विज हफ्ते वाइज होगा, लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मंथली, जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर और पॉकेट पीडीएफ। इसका मतलब 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको क्या कर सको, रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। इसका मतलब है कि जिस भी टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो, मान लो किसी एग्जाम के लिए 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसी को रिवाइज करना चाहते हो, तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, हम आपको 3 सेक्शंस दे रहे हैं, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों सेक्शन सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, और जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जितना भी जा चुका करंट अफेयर है 2021 का, अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं, एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं, तो एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कोई अलग अलग चार्जेस नहीं ले रहे किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस जो है वो दोस्तों बहुत ही कम है। मतलब मेरे कहने से एक बार आप चेक जरूर कर ले दोनों का प्राइस। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको गाइड करना चाहूँगा कि वो 2 साल का बाय करें, क्योंकि आपको 2022 का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। अगर वो 2022 में लोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। लेकिन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ASH10 कोड का यूज़ करेंगे। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 21 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वो वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से कम अपने एक दोस्त को तो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है, वो कौन से स्थान पे इंडिया आंका गया है। टोटल कंट्रीज दोस्तों 113 है, 113। और इंडिया की जो पोजीशन है वो 71st पोजीशन है। इंडिया का जो स्कोर है वो 57.2 स्कोर है। तो आप स्कोर चाहे मत याद रखें, क्योंकि स्कोर पूछता नहीं है एग्जामिनर, रैंक जो है वो पूछा जाता है। 113 में 71st रैंक जो है वो इंडिया का है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बनाती है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडेक्स को निकाला है। और इसके अंदर, इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप किया है वो कौन सी कंट्री ने किया है? आयरलैंड ने दोस्तों इसके अंदर टॉप किया है। आयरलैंड का स्कोर जो बहुत ज़्यादा 84 स्कोर है आयरलैंड का। और इसके बाद जो है वो ऑस्ट्रिया आता है हमारे पास, ऑस्ट्रिया। और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर हैं। और ये रैंक जो है वो तैयार किया गया 58 इंडिकेटर्स के बेसिस पे, मतलब 58 इंडिकेटर यूज किए गए हैं, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। और वो 4 कैटेगरीज में आप कह सकते हो कि अनाज की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, मतलब लोग उसको अफोर्ड कर भी पा रहे हैं या नहीं। अवेलेबिलिटी कितनी है, अनाज है ही नहीं ऐसा ना हो, तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अनाज है, अफोर्डेबिलिटी भी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कितने का उस कंट्री के अंदर, तो ये सारी चीज़ें देख के ही ये इस रैंक को तैयार किया जाता है। इवन पाकिस्तान और श्रीलंका का रैंक जो है वो इंडिया के मुकाबले सही है, अगर हम केवल अफोर्डेबिलिटी को देखते हैं। अफोर्डेबिलिटी में पाकिस्तान और श्रीलंका इंडिया से आगे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एशिया पैसिफिक कंट्री को देखते हो, सिर्फ एशिया पैसिफिक कंट्रीज को देखते हो, उसमें इंडिया का स्थान जो है वो 14th है, उसमें भी इंडिया पीछे है। तो 14 स्थान है इंडिया का। इसमें टॉप कंट्री कौन सी है एशिया पैसिफिक के अंदर? जापान है।
तो देखो क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, खास करके जो स्टेट पीएससी के स्टूडेंट है वो याद रखें कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो 113 कंट्रीज को आंकता है, उसमें इंडिया का स्थान जो है वो 71st है। और इंडिया का स्कोर याद रखना है स्टेट पीएससी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके पूछ सकते हैं वो। और एशिया पैसिफिक में 14 स्थान है और कौन सी कंट्री ने टॉप किया, जापान ने। और पाकिस्तान और श्रीलंका इंडिया से आगे केवल अफोर्डेबिलिटी के अंदर, ओवरऑल रैंकिंग के अंदर इंडिया से आगे नहीं है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में केवल एक कैटेगरी के अंदर जो है वो आगे हैं। और पहला स्थान किसका है, आयरलैंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया 71st है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, कितने देश में से ये रैंक निकाला गया, 113 में से। नेक्स्ट आते हैं, चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। देखो एक नई ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आई है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो सिंपल वर्ड्स में कहूंगा ये वो एसोसिएशन है जितनी भी हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एएमसीज हैं, जो आप कह सकते हो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो सारी की सारी इसकी मेंबर होती हैं। करंटली 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो इसका हिस्सा है, मतलब जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का मेंबर भी हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों 1955 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, मुंबई। और इसके करंटली चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, ए बाला सुब्रमण्यम। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को याद रखें। और करंटली जो ए बाला सुब्रमण्यम जी हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हैं। तो याद रखें इनको बनाया गया चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इससे पहले कौन थे, फॉर्मर थे इससे पहले नीलेश शाह। तो नीलेश शाह खुद जो है वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक म्यूचुअल फंड के। तो पहले ये थे इस पोजीशन पे, लेकिन अब कौन है, ए बाला सुब्रमण्यम। लेकिन ये दो पोजीशंस जो आप देख रहे हो दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिम लैंजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पे इनको अपॉइंट किया गया है, सीईओ बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के, किसके, याहू के सीईओ बनाए गए हैं। अतुल भट्ट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के, RINL के। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है दोनों भी, वो भी आप याद रखोगे। और आप चेहरा देख सकते हो ए बाला सुब्रमण्यन का, इनको बनाया गया है आप कह सकते हो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का चेयरमैन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया आपके लिए, आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। तो हिंट देता हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन DRDO के हेड हैं। और DRDO आपको पता है कि DRDO को कब बनाया गया था, 1958 में DRDO को बनाया गया था। और DRDO को हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो आपको पता है यार इसके हेड कौन है, और इसके चेयरमैन है हमारे पास जी सतीश रेड्डी, और इन्हीं को मिला है ये आर्यभट्ट अवार्ड। और ये आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, ASI की तरफ से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया हो तो उनके लिए दिया जाता है। और आप कह सकते हो कंट्री को, इंडिया को हेल्प किया है इन्होंने, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके किसके अंदर, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। क्योंकि आपको पता है DRDO ऐसी रिसर्च करता है जो डिफेंस को और मजबूत बनाती है, और उसमें मिसाइल सिस्टम को इंप्रूव करता है, और भी बहुत से काम डिफेंस सिस्टम के लिए करता है। इसलिए आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है, जी सतीश रेड्डी को मिला है। और के सिवान आपको पता ही है कौन है, के सिवान जो है वो करंटली हेड हैं किसके, इसरो के, ये भी आप याद रख सकते हो। अजीत कुमार मोहंती बाग के हेड हैं, बार्क के, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेड हैं। साइरस पूनावाला दोस्तों ये आपको पता ही है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके हेड हैं, लेकिन इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है साइरस पूनावाला को, इनको मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इनको मिला है रिसेंटली 2021 का। ये भी याद रखना है, ये रिसेंटली पंजाब के एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अभी साइरस पूना, शायद उनका जो पुलिस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जी सतीश रेड्डी, और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें, कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पहला क्वेश्चन जो है वो रैंक से रिलेटेड आ गया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 मतलब करप्शन कितनी है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट ओपन है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं लोगों को, सिविल जस्टिस या क्रिमिनल जस्टिस लोगों को मिल रहा है या नहीं। तो इस तरह के फैक्टर्स जो हैं वो इसमें देखे जाते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वो इस रिपोर्ट को तैयार करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 को।
और इसमें कितनी कंट्रीज को आंका गया, टोटल 139 कंट्रीज को आंका गया है। और इंडिया का स्थान दोस्तों इसमें कौन सा है, 79th रैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो इसमें देखा जाता है अलग अलग कंट्रीज के लॉज के बारे में, और इसमें जो नंबर दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, वो 0 से लेकर 1 तक दिया जाता है। मतलब अगर एक स्कोर है तो आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग आपके लॉज हैं और लोग भी जो है वो उसको स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इसको आंका जाता है। पाकिस्तान बहुत नीचे है इसमें, पाकिस्तान 130th रैंक के ऊपर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान रैंक स्लोली 130th आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन रूल ऑफ लॉ। आपको पता ही है पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के बारे में। और इंडिया जो है 79 स्थान पे आया है, और ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर आता है, इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। अब देख सकते हो पहले नंबर पे कंट्री कौन सी है, डेनमार्क है दोस्तों। दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। ज्यादातर इंडेक्स में आप यही कंट्रीज पहले दूसरे तीसरे नंबर पे देखोगे। और बिल्कुल लास्ट में कौन से, वेनेजुएला, जो कि आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल लास्ट में है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज इसमें आंकी गई हैं। पूरी की पूरी यूरोपियन कंट्रीज, जो 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जो हिस्सा हैं, वो इसके अंदर जो है वो आंकी गई हैं। तो इसमें मैं बता चुका हूं कि 8 फैक्टर्स को जो है वो इसमें लिया जाता है, जैसे कि करप्शन है या नहीं है, ओपन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो है वो लोगों की बात सुनती है नहीं सुनती, फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, सिक्योरिटी लोगों को है या नहीं है, कोई रेगुलेशंस है या नहीं है, तो उसके बारे में जो है ये मतलब उसको देख के जो है वो आंका जाता है इस रैंक को। तो इंडिया का रैंक सिंपली याद रखना है 79th रूल ऑफ लॉ के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, हु वन चार्ल विले नेशनल कंपटीशन 2021। तो चार्ल विले जो नेशनल कंपटीशन है दोस्तों, ये तलवारबाजी का जो है वो कंपटीशन है। मतलब आप कह सकते हो फेंसिंग कंपटीशन है, तो फेंसिंग भी कह सकते हो। और बहुत ही टॉप रैंक फेंसर है हमारे पास, वन एंड ओनली, और वो कौन है, भवानी देवी। तो इन्होंने ये कंपटीशन जो है वो जीत लिया है। और ये टूर्नामेंट या ये जो कंपटीशन है ये कहाँ पे हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है। तो दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक तो ये चार्ल विले नेशनल कंपटीशन 2021 जो है वो फ्रांस के अंदर हुआ है, और ये भवानी देवी ने जो है वो जीता है। और आपको पता होना चाहिए भवानी देवी ऐसी पहली तलवार या तलवारबाज थी जो इंडिया की तरफ से ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करती है टोक्यो 2020 में। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सी स्टेट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है अभी तक। तो पहली तलवारबाज हैं जो इंडिया की तरफ से क्वालिफाई करती हैं ओलंपिक्स गेम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन, फेंसिंग फेडरेशन, इसको IFF भी लिख सकते हो, इसको FIE भी लिखा जाता है, FIE भी लिख सकते हो आप, इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन। तो इसकी अगर रैंकिंग देखें तो भवानी देवी वुमेन रैंकिंग के अंदर 50th पोजीशन पे है, 50th पोजीशन पे है। और इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लुसान के अंदर है। कहाँ पे, लुसान। लुसान कहाँ पे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे आप भवानी देवी का फोटो देख सकते हो। और चार्ल विले नेशनल कंपटीशन फ्रांस के अंदर हुआ है, और ये फेंसिंग से रिलेटेड टूर्नामेंट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तलवारबाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, एक बुक लिखी गई है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, ऑथर्ड बाय होम। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, ये बुक जो है वो किसने लिखी है। इस बुक में इंडिया में जो स्टेट्स हैं, लाइक 28 हमारे पास स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया कि किस तरह से वो ओरिजिनेट हुई हैं। इसलिए द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, तो किस तरह से स्टेट्स बनी हैं, क्या क्या उस टाइम पीरियड पे जो है वो लोगों के मन में चल रहा होगा जब देश आज़ाद हुआ, क्या परिस्थितियां रही हैं कि जिस टाइम पीरियड पे ये स्टेट्स बनी। तो ये बुक लिखी है वेंकटा राघवन श्रीनिवासन। वेंकटा राघवन श्रीनिवासन ने इस बुक को लिखा है, और इनका पूरा नाम है वेंकटा राघवन सुब्बा श्रीनिवासन। तो आप देख सकते हो वेंकटा राघवन सुब्बा श्रीनिवासन, द ओरिजिन स्टोरीज ऑफ इंडिया स्टेट्स, की किस तरह से इंडिया की जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो बनी हैं, और किस तरह से आज भी जो है वो उसमें चेंजेस आ रहा है। और इस तरह से ये नॉन फिक्शनल एक बुक है, और इसमें पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो बताए हुए हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे ज़्यादा मायने रखती है। जैसे आप कह सकते हो एक सिटी हमारे पास हैदराबाद हिस्टोरिकल बेसिस पे ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ऐसे ही और भी हमारे पास बहुत सी सिटीज़ हैं, पंजाब में अमृतसर हो गया। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो हिस्टोरिकल बेसिस पे हैं, और कुछ पॉलिटिकल बेसिस पे हैं जिसको हमने बाद में मिलाया या क्या किया, तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो पूरी रिसर्च की हुई है इन्होंने, और इंडिया का आज का मैप जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो नाम से पता लग रहा है कि राशन आपको घर पे पहुंचाया जाएगा, खास करके उन लोगों के जो गरीब हैं या जो डिसेबल हैं, चल नहीं सकते,
उनको घर में पहुंचाया जाएगा। सीनियर सिटीजन है, उनसे नहीं चला जा सकता, एज हो चुकी है उनकी, तो उनको घर में पहुंचाया जाएगा। और ये स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश स्टार्ट करेगा। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम नवंबर में 2021 में इस स्कीम को स्टार्ट कर देंगे। इसमें जितने भी गांव के लोग हैं उनको घर में राशन पहुंचाया जाएगा, जहां पे छोटी छोटी शॉप्स जो सरकार की होती हैं, जिसको फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है, राशन को जहां पे सस्ते में दिया जाता है, अगर वो नहीं है वहां पे, तो वहां पे सरकार जो है मध्य प्रदेश की वो आपके घर तक जो है वो अनाज पहुंचाएगी, जो आपको सस्ता अनाज मिलना है। खास करके उन लोगों के जो लाइक डिसेबल हैं और या विकलांग है आप कह सकते हो, या फिर सीनियर सिटीजन है। और इस ये ड्यूटी किसकी है? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे उनकी ड्यूटी है कि ये 1 महीने में वो दिन फिक्स किया करेंगे जिसमें ये राशन जो है वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे पास? चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिवराज चौहान जी, उनका फोटो यहाँ पे हंसता हुआ चेहरा। और जो गवर्नर है वो कौन है? मंगूभाई पटेल जी, मंगूभाई छगन भाई पटेल। तो ये भी आपने याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क तो हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करोगे, फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है? मध्य प्रदेश का है। यहीं पे आपको मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, यहीं पे आपको जो है वो शिवपुरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, बहुत है यहाँ पे शिवपुरी नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा, लाइक आप कह सकते हो यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो यहीं पे मिलेगा आपको। और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये इंडिया का, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश जो है वो दोस्तों वो एक ऐसी स्टेट भी है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको मिलेंगे। 526 टाइगर सबसे ज़्यादा इसमें है। और दूसरे नंबर पे कौन सी स्टेट है? कर्नाटका, जिसमें 524 मिलेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हम जनरली अगर पिछले 1 साल का करंट अफेयर देखोगे तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने कोई बात नहीं की गई। लेकिन अब अपॉइंट किए गए हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर उन बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए जिनको ये करंट अफेयर नहीं आता होगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में उसको पूछ सकता है। लेकिन अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट हो तो यार करंट अफेयर तो आता होगा आपको। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल जो है उनके जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो आलोक मिश्रा किए गए, कैप्टन आलोक मिश्रा जो है वो अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल। और कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। तो 5 साल तक तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये कंपनी जो है लाइक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल की जब मैं बात करता हूँ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख लो, लाइक CK रंगानाथन रिसेंटली अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं CK रंगानाथन। नेक्स्ट अवीक सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको चेयरमैन बनाया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। और निंदर सिंह अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं रूपीफाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी, टाइड अप विद द विच कंपनी टू सपोर्ट 15 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब उनको लोन मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले जो कंपनी इंपॉर्टेंट है वो है रूपीफाई। तो रूपीफाई जो है वो एक डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस जो है वो कंपनी है या पेमेंट स्टार्टअप है जो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को आप कह सकते हो कि लोन प्रोवाइड करेगा और करता भी रहा है। और इन्होंने और लोन प्रोवाइड करने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ जो है वो क्या कर लिया है? टाई अप कर लिया है, ताकि हम 15 मिलियन 15 मिलियन MSMEs को क्या प्रोवाइड कर सकें? लोन प्रोवाइड कर सकें, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें। तो आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप कंपनी रूपीफाई जो है वो 15 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। और रूपीफाई जो है वो SME को अलाउ करेगा कि वो अपनी पेमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और इवन उनको पर डे इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो लोन मिल जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आपने लोन को 45 डेज यूज किया है तो आप 2 महीने का इंटरेस्ट दोगे, नहीं, आप 45 डेज का इंटरेस्ट दोगे। तो इस तरह से जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही आसानी से आप उसको पे कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन जो है वो अभी दिया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के द्वारा, तो बाद में भी पे कर सकते हो। तो इस तरह का फीचर जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो रूपीफाई और मुथूट फाइनेंस की तरफ से टाई अप किया गया ताकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हम लोन प्रोवाइड कर सकें। लेकिन मुथूट फाइनेंस के बारे में दोस्तों याद रखें, मुथूट फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कोची के अंदर। कोची मतलब अगर मैं बात करूंगा केरला की। और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। लेकिन रूपीफाई के बारे में भी याद रख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? बेंगलुरु में, बेंगलोर के अंदर। और इसके जो को फाउंडर और CEO हैं वो आजकल हैं अनुभव जैन, अनुभव जैन, ये भी याद रख सकते हैं।
तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो देखो दो चीजें इसमें पता होनी चाहिए, एक तो नाम स्टेट का जो हमने पूछ ही लिया, एक भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। भारत नेट प्रोजेक्ट दोस्तों पूरे वर्ल्ड का, याद रखना मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइडर प्लान है। याद रखना है, फिर से बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड ज़्यादा आती है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने, मतलब इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करनी, और टारगेट है कि 100 Mbps स्पीड जो है वो हम रूरल एरिया में प्रोवाइड कर सकें। कितने ग्राम पंचायत के अंदर, 2.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर इसको प्रोवाइड करना है। देखो एक तो भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता लग गया यहाँ से कि भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, 100 Mbps का टारगेट है, 2.5 लाख विलेजेस को इसमें कवर करना है। अब ये कौन सी स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम भी जो है वो इसको यहाँ पे लेके आएंगे और हम जो है वो 100 Mbps स्पीड जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इन्होंने तो टारगेट जो है वो 1 गीगाबाइट पर सेकंड का जो है वो टारगेट रख लिया है। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है, तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम भारत नेट प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के अंदर क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट। तो आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन, जो तमिलनाडु के अंदर भारत नेट प्रोजेक्ट को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। और तमिलनाडु के बारे में आपको पता ही है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो M.K. स्टालिन हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं R.N. रवि, जो कि पहले कहाँ के गवर्नर थे, नागालैंड के। और इनके पहले गवर्नर कौन थे तमिलनाडु के, बनवारी लाल पुरोहित जी, जो कि आजकल किसके हैं, पंजाब के गवर्नर हैं। R.N. रवि नागालैंड के थे, तमिलनाडु के बन गए, और नागालैंड की अभी पोजीशन खाली पड़ी हुई है और एडिशनल चार्ज जगदीश मुखी जी को मिल गया जो असम के गवर्नर हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है NMDC, याद रखोगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनको 2 अवार्ड दिए गए हैं इन्वायरमेंट के बेसिस पे। और 2 अवार्ड का मतलब है कि एक तो उनको दोस्तों गोल्ड अवार्ड मिला है, एक जो है वो प्लेटिनम अवार्ड मिला है। ये 2 अवार्ड मिले हैं। जो गोल्ड अवार्ड मिला है वो मिला है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी के अंदर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी के अंदर। और दूसरा जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर मिला है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैटेगरी, और ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आप कह सकते हो कंट्री का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक नवरत्ना कंपनी भी तो है, एक नवरत्ना कंपनी भी है। और इनको इस अवार्ड के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ही अच्छे से लागू किए। आप कह सकते हो माइनिंग के दौरान इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी साथ में ध्यान रखा, तो SDG को भी पूरा करने में रोल जो है वो इन्होंने निभाया है। तो इतना ही याद रखना है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करना है, कम से कम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों को आपने मोटिवेट करना है कि वो करंट अफेयर देखें, क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है और बहुत ही अच्छा करंट अफेयर हम जो है वो कवर करते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर को हम कवर करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड AQEWS। सो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमारे पास इसका मतलब क्या है, AQEWS, इंटीग्रेटेड विद DSS का मतलब पता होना चाहिए, फॉर विच एरिया, कौन से एरिया के लिए इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। और DSS का मतलब है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो देखो अगर एयर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, तो डिसीजन लेने में ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करेगा, जिसको नाम दिया गया डिसीजन सपोर्टिव सिस्टम या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और ये रिसेंटली दिल्ली NCR के एरिया में जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है, याद रख सकते हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। तो यार सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जो है वो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब एयर क्वालिटी जो वो अच्छी हो सके। तो ये हमने 2 तरह के सिस्टम जो है वो लॉन्च किए हैं, एक तो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि बता देगा हमें कि किस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, और डिसीजन लेने में हेल्प कौन कर देगा, ये DSS जो है वो हमारे पास हेल्प कर देगा। लेकिन दोस्तों जो ये काम है, मतलब ये किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लाइक आप कह सकते हो एयर क्वालिटी दिल्ली के अंदर या उसके सराउंडिंग एरिया, क्योंकि NCR की बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें, तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो आसपास की हैं उसके एरिया को भी ये कवर कर लेगा।
और इवन 8 अलग अलग तरह के सेक्टर्स के एमिशन के बारे में बताएगा। और साथ ही साथ अगर आप कह सकते हो बायोमास बर्निंग भी होगी कहीं पे, लाइक पराली जलाने का काम जो किसान कर देते हैं आसपास की स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एरिया के अंदर, तो वो भी जो है वो ये पकड़ लेगा। तो इसका मतलब ये बता देगा कि इस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और क्या कारण है उसके, क्यों ये खराब हो रहा है और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें बता देगा। तो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना है। अगला फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक एग्रीमेंट है, उसको आप याद रख सकते हो कि एक यूरोपियन ड्रोन कंपनी है जिसका नाम क्या है, फिक्सार या फिक्सर भी आप कह सकते हैं, किसी भी तरह से इसको याद रखना हमने। तो उन्होंने जो है वो एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप किया है, एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है, पारस डिफेंस, तो या पारस एरोस्पेस कह सकते हो। इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो अच्छे तरह के ड्रोन जो हैं वो आ सकें, उसको डेवलप करने के लिए दोनों कंपनीज ने टाई अप किया है। तो 150 ड्रोन्स जो है वो इनिशियल फेज में क्या करेंगे, ये बनाएंगे, मतलब आप कह सकते हो इंडिया में भेजे जाएंगे ताकि रियल टाइम वीडियो सर्वेलेंस अच्छा हो सके, लेजर स्कैनिंग हो सके, एरियल फोटोग्राफी की जा सके, जैसे कि कोई अभी लाल डोरा स्कीम को हमने चलाया हुआ है कि लाल डोरा खत्म करना हमने, और उसके लिए ड्रोन का यूज किया जाएगा मैपिंग के लिए। तो मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर इस तरह के ड्रोन्स हमारे पास आएंगे। तो बस यही याद रखना है कौन सी दो ड्रोन कंपनीज के बीच में टाई अप हुआ है, एक यूरोप की ड्रोन कंपनी है फिक्सर, और एक पारस एरोस्पेस कंपनी जो कि मुंबई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट तो आप देख रहे हो हमने कवर कर लिया, भवानी देवी ने चाल विले नेशनल कंपटीशन जीत लिया जो कि फ्रांस के अंदर हुआ, और ये तलवारबाजी से रिलेटेड था। कैप्टन आलोक मिश्रा को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल का, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे 2021 अक्टूबर 20 को मनाया गया। तो देखो यार, ये दिन आपको पता होना चाहिए कि 20 अक्टूबर को मनाया गया। और ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ये दोस्तों आपकी हड्डियों को वीक कर देता है, मतलब आपकी जो बोन्स हैं उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है, उसको जो है वो बहुत ही नाजुक बना देता है कि कभी भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी जो है वो क्या होगा, टूट जाएगी, या आप कह सकते हो वो वीक हो जाएगी। तो इस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो किसके बारे में बताया गया होगा इस दिन में कि किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं अपनी हड्डियों को, किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सकता है, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। और इसका थीम दोस्तों क्या है, टेक एक्शंस फॉर बोन हेल्थ, मतलब हमने हड्डियों को मजबूत करना है, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो ये इसका थीम रहेगा, तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान जाओगे ऑप्शन में से। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन। तो सिंपल है, मतलब आपको स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो याद रखना है, ये अनिल विज जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और ये सिविल हॉस्पिटल्स में जो लंबी लंबी कतारें, जो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उससे बचने के लिए है। तो पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, वो जो सिविल हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं या और 3 मेडिकल कॉलेज आसपास के स्टेट के या जो भी आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप रजिस्टर कर सकते हो इस गूगल प्ले ऐप स्टोर से। और उसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पे रजिस्टर कर दें, तो आपको वहाँ पे जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो आपने वहाँ पे टाइम लेना है। तो आपका कोई ब्लड बैंक के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कोई मदर चाइल्ड केयर के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या आपने कोई वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी चाहिए, या वैक्सीनेशन लगवानी है, आपने बच्चों को वैक्सीनेट करना है, तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, इसमें रजिस्टर करें और आपको बता देंगे कि इतने समय में आ जाएं, और आपको जो है लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो मतलब ये सारी सर्विसेज इसमें दी जा रही हैं। और इवन ओपीडी जो है वो आप अपनी चॉइस के डॉक्टर्स को दिखा सकते हो, जो हमारा है लाइक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जो है वो साथ ही साथ आप जो है वो दिखा सकते हो, उसमें भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर को चुने कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो टाइम वहाँ पे आ जाएगा, उतने बजे चले जाएं, आपको लाइन में नहीं लगना होगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट बर्डन राइज ड्यू टू अनचेंज इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो आपको पता है कि हर 3 महीने के बाद जो है वो सरकार राय करती है कि हमने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट चेंज करना है या नहीं। रिसेंटली हमने इस न्यूज़ को कवर किया है, जैसे प्रोविडेंट फंड के ऊपर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पैसा पड़ा हो उसमें जो इंटरेस्ट देती है सरकार, तो वो चेंज करना है या नहीं। तो अभी आपको पता है कि 3 क्वार्टर हो गए कि कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया, तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, कम करने होंगे, ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया ताकि टबैको से रिलेटेड या तंबाकू से रिलेटेड एक टैक्स पॉलिसी बन सके। और इसको लीड कौन करेगा, विकासशील जो है वो लीड करेंगे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। और ये टैक्स पॉलिसी बनानी है तंबाकू से रिलेटेड, क्यों बनानी है,
क्योंकि तंबाकू जो है वो कई बीमारियां जो है वो पैदा करता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने तंबाकू की डिमांड को धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। अगर इसको कम करना है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, टैक्स रेट के मॉडल को तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो इसको लेके आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तंबाकू तो धीरे धीरे करके छोड़ दें। तो इसको लीड कौन कर रहे हैं, विकासशील जो है वो लीड कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 20 अक्टूबर का क्वेश्चन क्या था, इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है। तो जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात है तो जितने भी प्लान्स है, जितनी भी रेगुलेशंस है, वो कौन बनाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है म्यूचुअल फंड्स को, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रेगुलेशंस बनानी स्टार्ट किया 1993 में, क्योंकि सेबी की शुरुआत 1988 में हो गई थी, लेकिन इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1992 में, मतलब इसका एक्ट बनाया गया। और इसके हेड कौन है, अजय त्यागी हैं। अजय त्यागी। लगभग हम एक आधा दिन छोड़ के सेबी के बारे में बात कर ही लेते हैं। मेरे ख्याल से जो बच्चे डेली वीडियो देख रहे हैं तो उनको सेबी के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, विच कंट्री इन द अफ्रीका हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया में तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे पास गुजरात है उसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लगभग 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया अफ्रीका का, अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, तो बताएंगे मुझे। आंसर जो है वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कंट्री का नाम बताना है। तो लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें, कम से कम एक फ्रेंड को तो शेयर करो यार। और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अभी के अभी प्रेस करेंगे बटन को, सब्सक्राइब को, और बेल बटन को प्रेस कर दो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट कर देगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है, माफ़ करना है दूसरों को, माफ़ी की आदत जो है वो हमें डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे किसी को तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो गुस्सा है वो मन के अंदर रहेगा, तो गुस्सा हमने नहीं करना, खुश रहना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो आसपास क्रिएट करना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।